हेलो बच्चों, वेलकम टू डेस्टिनेशन क्लासेस। आप सभी लोगों का इस डेस्टिनेशन क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो बच्चों आप लोग से ये कहना चाहेंगे कि आज ये जो वीडियो आप लोग के पास भेजा गया है अपलोड करके, काफ़ी दिनों के बाद भेजा जा रहा है। उसका रीज़न थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है, इतना तो बताएंगे नहीं, लेकिन कहने का मतलब है कि जब एक यूट्यूब पे आकर के पढ़ाने का एक उद्देश्य लेकर के आए, उससे बहुत सारा प्रॉब्लम परेशानी आना शुरू हो गया। यूट्यूब पे आना पढ़ाना हमको लग रहा था इतना आसान है, लेकिन वाकई में आसान नहीं है। इसके पीछे बहुत सारा वर्क होता है, तो बहुत सारी चीज़ों को जुटाना पड़ा। इस वजह से लेकर के वीडियो थोड़ा सा लेट अपलोड हो रहा है, लेकिन शुक्र है सब कुछ आज हो गया है, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। धीरे धीरे हर चीज़ जुड़ता चला गया है, तो अब कोशिश रहेगा हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोग तक पहुँच पाए। और एक बात और बता देते हैं आप लोगों को कि ये इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग स्टूडेंट में शेयर करो। जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं उन लोगों तक ये वीडियो को पहुंचाओ कि इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग फ़ायदा उठा सके, है ना। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लोग विद्यार्थी को जोड़ते हो तो हम लोग के पढ़ाने में अच्छा लगता है। और यहाँ पे सिर्फ सोशल साइंस नहीं, मैथ हो गया है, साइंस हो गया, हर चीज़ के बारे में पढ़ाया जाएगा, ठीक है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करोगे, ठीक है। क्योंकि जब व्यक्ति जुड़ते हैं, जब बच्चा जुड़ता है तो काम करने में अच्छा लगता है, वरना ऐसा ही क्या झूठ मूठ का, है ना। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि हम ऑफलाइन के टीचर हैं, ऑनलाइन में उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं रखते, ठीक है। फिर भी आए हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अच्छा बेहतर कंटेंट आप लोग को दे पाए जो ज़रूरी है, ठीक है। चलो तो इस वीडियो का बस यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो इम्पोर्टेंट बात था थोड़ा कुछ एक दो पॉइंट बता दिया ऐसे ही, ठीक है। अब कोशिश रहेगा कि जल्द से जल्द आप लोग पास वीडियो पहुँचते चला जाए, ठीक है। हर चीज़ धीरे धीरे कंप्लीट होते जा रहा है, जो कमी था, ठीक है। देखो हम लोग जो है एक चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं, प्राकृतिक, यानी कि हम लोग का सबसे ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर हो गया कंप्लीट। और आप लोग को चैप्टर का स्टार्ट करने से पहले हम ये बताए थे कि हम उतना ही पढ़ाने वाले जो आप लोग के एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है ना। तो चैप्टर मैंने बहुत सारा ऐसा बात है जिसको हम स्किप किए, तो लेकिन जो ज़रूरी है बस उतना पढ़ना है। इसी तरीके से चैप्टर 2 आप लोग का आ जाता है प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। ये खंड का में आता है, अभी संसाधन से ही पूरा चैप्टर आप लोग का चलेगा, ठीक है। तो प्राकृतिक संसाधन का कुछ थोड़ा बहुत है यहाँ पे देख लेना है, लेकिन प्राकृतिक संसाधन में जो मुख्य रूप से हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है मृदा के बारे में, मृदा यानी कि मिट्टी के बारे में, ठीक है। इस चैप्टर में मिट्टी से ही सवाल उठाया जाता है और मिट्टी के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। अब मिट्टी क्या हम लोग के लिए, यानी कि प्राकृतिक संसाधन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट संसाधन हो जाता है। आज मृदा है, उसकी वजह से सारे वनस्पति वगैरह पेड़ पौधे सब हो रहे हैं, है ना। जिसमें से देखो कृषि वगैरह हो गया, वनिका हो गया, पशुचारण इस तरीके से होता है। तो किस पे निर्भर हो जाता है, मिट्टी पे, है ना। तो मिट्टी निर्माण किस तरीके से होता है उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा 2 मिनट का वीडियो इसलिए हम बनाए थे कि आप लोगों को थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दें कि वीडियो अपलोड होने के पीछे कुछ रीज़न था कि जो मान लो हम लोग को जो संसाधन चाहिए वो संसाधन नहीं मिल पा रहा था, ठीक है ना। हम स्टार्ट तो किया लेकिन मेरे पास हर चीज़ नहीं था, लेकिन धीरे धीरे हर कुछ हो गया है। अब वीडियो जो है अब जल्द से जल्द आप लोग का कंप्लीट कराया जाएगा। और चैप्टर को जो हम उतना ही पढ़ाएंगे जितना आप लोग एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात ये बताए कि इस वीडियो को आप लोग शेयर करो। अब ये बात भी हमको बताना पड़ेगा, तो फिर अलग सी चीज़ है ना, कि और भी अदर चीज़ को शेयर कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब, ये तो आपका ज़रूरी वाली चीज़ है। जब ज़रूरी चीज़ है इसको तो सबसे ज़्यादा आप शेयर करो, इसको तो बोलना नहीं पड़ेगा। इसलिए हम अपने वीडियो में नहीं बोलते हैं कि क्या बोला जाए, लेकिन आप लोग को बता दे रहे हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ो। चलो अब वीडियो का हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये ऐसे ही नॉर्मल पार्ट था, इस वजह से हम लिख दिया है, लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि हमारे मैदानी क्षेत्र के अगर बात करें भूमि के बारे में, तो देखो यहाँ पे है यही सब लिखे, हम भूमि पर निवास करते हैं, है ना। हमारा आर्थिक हो गया क्रियाकलाप इसी पर क्या होता है, संपन्न होता है मिट्टी भूमि पर, है ना। इसका उपयोग करते हैं अतः अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन हो जाता है, या प्रकृति प्रदत्त हमारे कारण, या सारे यही सब बात लिखा है, प्राकृतिक संसाधन इसको कहते हैं। इस पर क्या है, कृषि वगैरह, वनिका हो गया, पशुचारण हम लोग करवाते हैं, ठीक है ना। इसी मिट्टी के कारण होता है। इसी मिट्टी पे क्या हो जाता है, कृषि वगैरह हम लोग करते हैं, है ना। जिससे हम लोग खान पान जो भी मिल रहा है कृषि की वजह से ही मिल रहा है ना। इसी पशुचारण हो जाता है, ठीक है। खनन वगैरह हो गया, वन्य जीव वगैरह का रहन सहन समझिए इसी पे होता है। लेकिन इस पर याद करने वाली बात ये आ जाता है कि हमारे जो पृथ्वी का भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से कुछ बात को निकाला गया है, जिसमें से 43% मैदानी क्षेत्र जो बताया गया है, मैदानी क्षेत्र जिस पे कृषि वगैरह हो सकता है, जो समतल है कृषि हो सकता है, जिस पे हम लोग क्या फैक्ट्री वगैरह लगा कर कुछ काम कर सकते हैं, है ना। आप पहाड़ी एरिया की तरफ का बात नहीं हो रहा है, पहाड़ी एरिया अलग क्षेत्र हो जाता है, समतल।
हम लोग ज़्यादातर किसको पसंद कर रहे होते हैं? समतल क्षेत्र, मैदानी इलाका को, है ना। तो मैदानी इलाका कहा जाता है 43% हम लोग का मैदानी इलाका हो गया। उसकी तरह से हो गया पर्वत, पर्वत जो हो जाता है 30% हो जाता है, ठीक है ना। पर्वत वगैरह में हम लोग को खनिज वगैरह देखने को मिल जाता है, ठीक है। उसी के साथ हम लोग का पठार वगैरह हो गया, पठार क्षेत्र जो हो गया है इसमें हम लोग का 27% में ये पठार एरिया फैला हुआ है, ठीक है। तो ये बात भल ध्यान रखने वाला है, ठीक है। तो चलो इस वीडियो को आप जहाँ से शुरू करते हैं। आप लोग का मिट्टी के बारे में खास करके आप लोग को इस चैप्टर पढ़ने में अब बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। कितना तरह का मिट्टी होता है, जब अपना अगर बात बताए तो हमको ध्यान में है कि हम मिट्टी के बारे में हमको पता भी नहीं था। जब इस चैप्टर को हम पढ़े थे अपने क्लास में, जब 10th में हम खुद थे, तब हमको पता चला कि मिट्टी का भी कई टाइप होता है ना। तो आप लोग भी इस चीज़ को पढ़ो कि मिट्टी का कई टाइप होता है और क्या क्या टाइप होता है। तो इस वीडियो के बाद आप लोग को मिट्टी के बारे में बहुत कुछ नॉलेज होने वाला है। तो इस वीडियो पे खास करके आप लोग बने रहो, ठीक है। चलो तो आगे देखते हैं थोड़ा कि मृदा के बारे में क्या है। कि मृदा का डेफिनेशन अगर लिखना हो तो मृदा का डेफिनेशन होता है असंगठित पदार्थों से निर्मित, ठीक है। जो बोल रहे उसको लिखा कर, अगर नोट्स बना रहे हो तो जो बोल रहे उस पर लिख लो, ठीक है। हो सकता है बोर्ड पे ना समझ में आता हो। असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी की सबसे ऊपरी पतली परत को मृदा कहते हैं, है ना। यानी असंगठित पदार्थों से क्या है? निर्मित है, ठीक है। और पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत जो होता है, ऊपरी परत को क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। ये इसका डेफिनेशन है, परिभाषा, ठीक है। अब मृदा को देखो यहाँ पे पॉइंट में है, ये ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। मृदा जो है नवीकरणीय संसाधन है। अगर पूछ लिया जाए कि मृदा किस प्रकार का संसाधन है, तो मृदा जो होता है ये एक नवीकरणीय संसाधन होता है, ठीक है। इसके बाद मृदा का निर्माण कैसे होता है? तो देखो मृदा का निर्माण जो है होता है, ये इसका एक पूरा प्रक्रिया है। इसमें बहुत सारा बात है इसके पीछे का, ठीक है। लेकिन बस थोड़ा बहुत हम बता देते हैं, नहीं होगा तो आप लोगों ने बुक को स्टडी कर लेना, उसमें सारा बात लिखा हुआ है। देखो होता क्या है ना, देखो मृदा निर्माण किस प्रकार, यह एक लंबी अवधि में पूर्ण होने वाली एक जटिल प्रक्रिया है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा निर्माण के लिए, कुछ सेंटीमीटर अगर हमको मृदा निर्माण हो रहा, बन रहा है, उसके बनने में जो है ना लाखों वर्ष लग जाता है। निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं। अगर 1-2 सेंटीमीटर, कुछ सेंटीमीटर ही अगर मृदा बन रहा है, खुद ही सोचो, और उसको बनने में लाखों वर्ष का समय लग जाता है, ठीक है ना। चट्टानों के टूटने फूटने तथा भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तनों से मृदा का क्या होता है? निर्माण होता है। देखो चट्टानों को टूटने फूटने, यहाँ पे 2 वर्ड आया है। तो चट्टान कैसे टूटता फूटता है, तो आप लोग खुद ही दिमाग में लगाओ ना, कि जैसे कि जब भी कोई किसी चीज़ पे तापमान हम दे, ठीक है। चट्टान पे जब गर्मी का मौसम आता है, उस पर टेम्परेचर मान लो पड़ना शुरू हो गया, उसे सूर्य का प्रकाश पड़ा, हिट हुआ, हिट होने के बाद सूर्य, गर्मी के बाद जस्ट बरसात आ गया। बरसात में क्या, थोड़ा सा पानी बरसा, गर्म था, गर्म की वजह से डायरेक्ट पानी बरसा, पानी बरसने के बाद उसको क्या किया? ठंडा किया। ठंडा के बाद फिर मौसम आ गया ठंड का, ठंड के बाद फिर उस पर गर्मी, यानी गर्म हुआ, ठंडा हो रहा, गर्म ठंडा, ऐसे होते 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 क्या होता है, वो जो गर्मी आता है वो थोड़ा सा फैलता है, ठंडा से सुकड़ा, फैलने और सुकड़ने की वजह से उसका जो परत होता है थोड़ा थोड़ा टूटना शुरू करता है। तो चट्टान को देखना कभी कभी दरार लग जाता है ना, दरार हो गया, फिर चट्टानों में से ऊपरी परत उखड़ना शुरू होता है। तो ये प्रक्रिया जो चट्टान में, ये पर्यावरण के वजह से ही होता है, ठीक है। मौसम कभी गर्म हुआ, कभी ठंडा हो गया, ये सब के वजह से उसके ऊपर ऊपरी परत हो जाता है, ऊपरी परत भी उखड़ता है। उसके बाद बहुत सारा चट्टान गिर भी जाता है, ठीक है। बहुत बड़ा जो चट्टान होता है वो टूट करके, इसी वजह से टूट करके वो ज़मीन के नीचे भी गिरता है। तो ऊपर से जब ज़मीन के नीचे वो गिर रहा होता है तो बहुत से पत्थरों से वो टकराता है। तो एक पत्थर जब दूसरे पत्थर से टकराया तो उस पर डैमेज किया, तो वो पत्थर टूटा, है ना। तो ये इस तरीके से गिरते गिरते छोटा छोटा पत्थर का अल्पांश गिरता है ज़मीन के नीचे, और वही छोटा छोटा पत्थर जब छोटा छोटा टुकड़ा में गिरा, वही टुकड़ा फिर किया है धीरे 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 वो किस पे रूप में जाता है, लाखों समय लग जाता है इसको पत्थर से मिट्टी में बनने में, फिर धीरे धीरे क्या बनता है? मिट्टी बनता है। आप इस चीज़ पे गौर करना कि जब भी पत्थर के साइड में नहर वगैरह ज़्यादा देखने को मिलता है ना, जैसे कि पत्थर का साइड है, पत्थर के साइड में पानी वगैरह ज़्यादा देखने को हम लोगों को मिलता होगा, अरे मिलता ही है ना, पत्थर के साइड में पानी मिलता है। तो पानी के साइड में जब देखना, तो पानी के साइड से हम ज़्यादातर हम लोग को मिट्टी दिखेगा। तो वो मिट्टी जो है ना, वो मिट्टी बना पत्थर से, वही जो पत्थर जो टूट टूट के नीचे आया है, वही पत्थर जो है मिट्टी बना। मिट्टी बनने के बाद वहाँ पे मान लो कैसा चिड़िया आया है, चिड़िया आने के बाद एक बीज को
फेंक दिया है, या फिर कोई ऐसा जैविक क्रिया हो गया है, या उसमें कोई ऐसा बैक्टीरिया आ गया है, बहुत ऐसा क्रियाकलाप मान लो एग्जाम्पल के तौर पे एक बीज आकर के उसके ऊपर चिड़िया गिरा दिया। अब वो बीज को पानी मिला, पानी मिलने के बाद क्या है, वो क्या करे, धीरे धीरे एक पेड़ का रूप लेना शुरू कर जाएगा, है ना। मान लो यहाँ से एक नहर आ रहा है, ठीक है, ये नहर वगैरह है। अब यहीं पे एक मिट्टी बन के तैयार हो गया, यहाँ पे थोड़ा मिट्टी बन के तैयार हो गया, यहीं पे एक बीज आकर के गिरा दिया, चील वगैरह कोई भी मतलब पक्षी आकर गिरा दिया। अब ये बीज क्या बनेगा, एक पौधा बनेगा। अब पौधा को तो जड़ फैलता है, अब फैलेगा, उसके बाद धीरे धीरे क्या है, ये बड़ा होगा पेड़, तो पेड़ ये बनना शुरू हो जाएगा। अब जब ये पेड़ बनेगा तो इसका बहुत सारे क्या है, जड़ पूरे तरीके से फैलेगा। तो जब ये जड़ फैलेगा तो जड़ भी ज़मीन के नीचे जाना शुरू करेगा, तो ये जड़ क्या करे, धीरे धीरे जो भी चट्टान है उसको डैमेज करेगा, उसको किस में चेंज करना शुरू कर देगा, मिट्टी में, है ना। तो ये सारा एक प्रक्रिया है जिसके कारण मृदा निर्माण होता है। तो इसको जानना आप लोग ऐसे ज़रूरी होता है, लेकिन एग्ज़ाम के हिसाब से देखा जाए तो ये ज़रूरी नहीं है। आपसे एग्ज़ाम में नहीं पूछने वाला है कि मृदा निर्माण के बारे में बताओ, ठीक है, सब उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन जानकारी होना चाहिए कि मृदा आखिरकार बन रहा है तो कैसे बन रहा है। आज पृथ्वी के पास, हमारे पास जो मृदा है, मिट्टी है, जिसका उपयोग हम लोग कर रहे हैं, तो ये आखिरकार बना कैसे। तो साधारण भाषा में इतना दिमाग में रखना कि आज जो भी मिट्टी हम लोग के पास बना हुआ है वो सारा मिट्टी किससे बना है, चट्टानों से। किस वजह से, कैसे चट्टानों से बना, चट्टाने के टूटने या फूटने से ये सारा प्रक्रिया हुआ, तब जा कर के चट्टान को टूटने फूटने में करीबन कितना है, लाखों वर्ष का समय लगता है ना। यहाँ पे देखो लिखा है, ये ऐसा नहीं कि टूटा है तो तुरंत मिट्टी बन गया, नहीं, लाखों वर्ष का समय लगता है। यहाँ पे देखो भौतिक, रासायनिक प्रक्रिया और जैविक परिवर्तनों के कारण क्या होता है, मृदा का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये काफ़ी लंबा समय लेता है मृदा निर्माण में, ठीक है। चलो, तो ये एक दो पॉइंट यहाँ पे दिमाग में यह रखना, मृदा का थोड़ा डेफिनेशन रखना था। असंगठित पदार्थ होता है, कोई संगठित पदार्थ नहीं, असंगठित पदार्थ रहता है, ठीक है, एक जगह पे जुटा हुआ नहीं रहेगा, अलग अलग रहता है। असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को, पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत, तो ऊपरी परत को क्या कौन रहता है, ऊपरी परत में मिट्टी रहता है ना, ऊपरी परत को ही क्या कहते हैं, हम लोग मृदा कहते हैं। ये इसका डेफिनेशन होगी, यहाँ तक डेफिनेशन आप लोग को पता होना चाहिए। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से लोग ध्यान रखना, मृदा जो है एक नवीकरणीय संसाधन है। ये हो सकता है ऑब्जेक्टिव पूछ ले कि मृदा किस प्रकार का संसाधन है, और ये कन्फ्यूज़न है कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय को जिस हिसाब से हम लोग पढ़ाए हैं और जिस हिसाब से हम लोग पढ़े हैं, यहाँ पे कन्फ्यूज़न होना ही होना है कि मृदा जो है नवीकरणीय है या अनवीकरणीय है, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना, ये हो जाता है नवीकरणीय संसाधन। अब मृदा निर्माण के बारे में बता दें, मृदा निर्माण के बारे में बस थोड़ा बहुत दिमाग में रखना है, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे वीडियो। मिट्टी के बारे में हम लोग डायरेक्ट पढ़ना शुरू करते हैं। देखो मृदा का मतलब मिट्टी है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ाते हैं हम लोग। अब भारत में जो है मृदा को जो है मुख्यतः 6 प्रकार में, यहाँ 6 टाइप का मृदा भारत में मिलता है, ठीक है ना। मिलता है मतलब ज़मीन में है, ठीक है। अब यहाँ से मेन टॉपिक आप लोग का स्टार्ट हो गया। अब इस चैप्टर का मेन टॉपिक अब यहाँ से स्टार्ट हो गया। अब ये इसमें से हम लोग देखते हैं कि भारत में मृदा जो है मुख्यतः 6 प्रकार का होता है। मृदा यानी कि क्या कहते हैं, मृदा का मिट्टी है ना, मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं, है ना। बार बार जो मृदा वर्ड इस्तेमाल करें, मृदा यानी कि मिट्टी। तो भारत का जो मिट्टी है वो 6 प्रकार का होता है। अब देखो मृदा का अगर टाइप, अगर राज्य के हिसाब से हम लोग देखें, जैसे जैसे स्टेट हम लोग का चेंज होता है ना, उसी तरीके से हम लोग का मिट्टी में क्या है, परिवर्तन हम लोग को देखने को मिलता है। जिसमें से 6 टाइप में अगर हम लोग सबसे पहला टाइप को अगर पढ़े तो सबसे पहला टाइप हो जाता है जलोढ़ मृदा, है ना। जलोढ़ मृदा यानी जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो है 6 टाइप में सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी जो कहा जाता है जलोढ़ को, है ना। इसलिए हरियाणा, पंजाब, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, सब साइड में जितना भी मिट्टी पाया जाता है वो जलोढ़ मृदा ही पाया जाता है ना। चलो अब जैसे कि हम बताएं कि जलोढ़ मृदा किस तरीके से आ रहा है हम लोग के भारत में, आप लोग देखे होंगे, नहीं होगा तो हमको अगर डायग्राम हो सके एडिट करके हम लगा देंगे। तो ऊपर जो ऊपरी परत हो गया है हम लोग का, जो हिमालय क्षेत्र का जो हो गया है पर्वत, उधर से जो भी हम लोग का नदी से बहता हुआ आता है, ठीक है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ के बताते हैं कि भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है ना। संपूर्ण जो उत्तरी मैदान जो हो गया है, उत्तरी मैदान में जो भी एरिया आता है, मैप में आपको देखने को मिलता होगा कि उत्तरी मैदान में जो भी एरिया आ गया, सब में कहाँ क्या कौन सा मृदा पाया जाता है, जलोढ़ मृदा पाया जाता है। यह मृदा हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी से, अब हिमालय का जो 3 महत्वपूर्ण नदी से बन के आ रहा है, जिसमें से हम लोग कहते हैं गंगा नदी हो गया, सिंधु नदी हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी हो गया, है ना। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी जो मिल करके यहाँ पे आता है, इसी नदी से मिल करके ये मिट्टी क्या हो रहा आ रहा है,
द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है ना। अब यहाँ से जो भी पानी से ये बहुत सारा कंकड़ वगैरह आ रहा है, आते आते क्या होता है, अब यहाँ पे क्या ज़मीन क्या हो गया, यहाँ से समतल ज़मीन हो जाता है ना। ऐसे हिमालय के क्षेत्र से जैसे आ रहा है, हिमालय यानी कश्मीर के क्षेत्र से सिंधु नदी, गंगा नदी से, अब ब्रह्मपुत्र नदी से जितना भी पानी मिल के आ रहा है, अब उसमें से जितना भी गाढ़ हो गया, कीचड़ हो गया है ना, जिसको गाद वगैरह कहते हैं, वो सारा मिल के आ रहा है। अब आते आते यहाँ पे रुक जाता है ना। जैसे ढाल से आया, ढाल से मिट्टी आते आते यहाँ पे क्या हो गया, जब समतल मिला तो यहाँ पे रुका। अब रुकने के बाद क्या, पानी तो चला गया। अब जितना भी गाद वगैरह लाया, यही गाद किसको, ये गाद क्या किसमें बदलता है, यही मिट्टी में, यही मिट्टी हो गया मृदा, है ना, जलोढ़ मृदा जिसको कहते हैं। तो ये सारा इस एरिया में रुकता है। यही एरिया पूरा का, इस एरिया में क्या कौन कौन सा एरिया आ जाएगा हमारा, हरियाणा, पंजाब वगैरह सारा एरिया इसी में आ जाता है। ठीक है, तो यही चीज़ होता है कि सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से लाया जाता है। ठीक है, जलोढ़ मृदा में रेत हो गया, सिल्ट हो गया, मृतिका हो गया है, विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं, जिस कारण यह बहुत उपजाऊ होता है। ठीक है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ इसमें पाया जाता है, जिस वजह से सबसे ज़्यादा उपजाऊ होता है। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा उपजाऊ मृदा, सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सा है, तो वो कौन सा हो जाएगा, जलोढ़ मृदा हो जाएगा, है ना। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। जलोढ़ मृदा किस किस नदी से लाया जाता है, गंगा हो गया है, ब्रह्मपुत्र हो गया, हर कौन सा हो गया, सिंधु नदी हो गया। ठीक है, इसके बाद अगला, अब इसमें क्या क्या पाया जाता है, जिसमें देखो, इसमें जो है पोटास हो गया है, फास्फोरस हो गया है, फिर चूना हो गया, होते हैं ये सारा चीज़, ये इस मिट्टी में हम लोग को देखने को मिलता है। यह मिट्टी, अब इस मिट्टी में हम लोग क्या क्या उपजा सकते हैं, तो उसमें देखो हम लोग को गन्ना देखने को मिलता है, चावल, गेहूँ, है ना। मेन तो मुख्य हम लोग का खाना यही हो गया, चावल और गेहूँ, है ना। मेन जो उपजाऊ के लिए हम लोग को क्या हो जाता है, चावल और गेहूँ। अब जिसमें चावल और गेहूँ उपजा सकते हो, समझो सबसे बेस्ट मृदा में आ जाता है। इस वजह से उसको कहा जाता है सबसे ज़्यादा अधिक उपजाऊ, है ना। हम लोग के पेट भरने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, चावल और गेहूँ है, सबसे ज़्यादा ही है ना। तो चावल और गेहूँ सबसे ज़्यादा जो है इस जलोढ़ मृदा में ही होता है। जैसे हम लोग कहें, जैसे कि राजस्थान के साइड तरफ आप लोग चले जाओ, क्या उसमें हम लोग चावल गेहूँ उपजा सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं, है ना। वहाँ क्या हो जाता है, अलग मृदा पाया जाता है, यानी कि राज्य के हिसाब से हम लोग की मृदा क्या हो जा रहा है, चेंज होते जा रहा है ना। लेकिन हरियाणा, पंजाब, इधर साइड तरफ आते हो, जहाँ जहाँ से हिमालय क्षेत्र से जैसे नीचे आए, हिमालय क्षेत्र से नीचे पड़ने के बाद जितना भी इधर सामने के इलाका हो गया, कौन सा, उत्तरी मैदान तरफ जितना भी इलाका पड़ जाता है, वो सारे इलाकों में कौन सा मृदा पाया जाता है, जलोढ़ मृदा। ठीक है, चलो, तो इसके बाद क्या है, इसमें हो गया चावल, गेहूँ हो गया है, अन्य अनाजों तथा जैसे दलहन वगैरह हो गया। अब इसमें दलहन क्या होता है आप लोगों को बताना है दलहन के बारे में बताओ। दलहन हो गया, दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है ना। देखो बुक में जो है बहुत सारा बात दिया हुआ है, लेकिन वो उतना बात हम नहीं लिखा है। जो ज़रूरी है वही, आपसे ये इसका डेफिनेशन नहीं पूछने वाला है ना। अभी यहाँ पे कुछ बच्चा बैठा हुआ है, बता रहा था कि इसका डेफिनेशन अच्छे से रटे हुए है, तो वो डेफिनेशन नहीं पूछने वाला एग्जामिनर। ठीक है, आपसे क्या पूछेगा, बस यही सारा बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, इसको बता रहे हैं ना। जैसे सिंधु, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र से सबसे मिलता है। उसके बाद ये सबसे ज़्यादा अधिक उपजाऊ कौन सा मृदा है, तो वो जलोढ़ मृदा हो गया। सवाल ऐसे पूछता है, ये नहीं पूछेगा बताओ कि जलोढ़ मृदा का डेफिनेशन क्या है, ये सब नहीं पूछने वाला है। ठीक है, जैसे गन्ना के लिए कौन सा, या फिर चावल और गेहूँ के लिए कौन सा मृदा सबसे बेहतर होता है, तो जलोढ़ मृदा हो गया। तो ये सब इस तरीके से सवाल पूछने का तरीका हुआ। तो ये इस तरीके से आप लोगों को काम करना है। ठीक है, चलो इसमें इतना ही है, जब ज़्यादा नहीं है, जो ज़्यादा अगर पढ़ना है तो चुपचाप से अपना बुक उठाओ। ठीक है, चलो। सेकेंड टाइप हो जाता है काली मृदा। काली मृदा को एक और नाम से जाना जाता है, जिसको कहते हैं हम लोग रेगुर मृदा। ठीक है, रेगुर मृदा। दूसरा टाइप कौन सा हो जाता है, रेगुर मृदा। ठीक है, देखो ये ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है कि रेगुर मृदा को या फिर काली मृदा को कौन से नाम, एक और कौन से नाम से उसे जाना जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा है कि काली मृदा को एक और कौन से नाम से जाना जाता है, या फिर रेगुर मृदा को किस नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो काली मृदा और रेगुर मृदा, इसका नाम बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो देखो इस मिट्टी का रंग जो होता है वो काला होता है। देखो नाम से ही पता चल रहा है काला मिट्टी है ना। तो अब रीज़न क्या हो सकता है, जैसे काला मिट्टी है ना, इसका रंग ही क्या होता है, काला होता है। अब रंग काला क्यों होता है, देखो इसमें जो इसमें उपस्थित होता है, क्या उपस्थित होता है, एल्यूमिनियम का कुछ घटक होता है। एल्यूमिनियम एवं लौह यौगिक क्या होता है, इसमें मिश्रित होता है। ठीक है, इस मिट्टी में, काली मिट्टी में हम लोग को एल्यूमिनियम के कुछ कण और लौह यौगिक हम लोग को देखने को मिलता है। इस वजह से इसका जो रंग हो जाता है वो काला हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है इसके कारण क्या होता है, यह चलो एल्यूमिनियम एवं लौह यौगिक के कारण होता है। ठीक है, इसके बाद यह जो है कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी मिट्टी, ये भी ऑब्जेक्टिव पूछता है ना। देखो पूछता कैसे है कि कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी, या फिर कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा
का उपयोग किया जाता है। तो कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा का उपयोग होता है? ये काली मृदा, या हो सकता है ऑप्शन में काली मृदा ना दे करके रेगुर दे दे। ठीक है, तो दोनों को लेकर के चलना है। कपास की खेती के लिए जो उपयोग किया जाता है मिट्टी को, वो कौन सा होता है? काली मिट्टी का, यानी कि रेगुर मृदा का उपयोग किया जाता है। तो यह कपास की खेती के लिए क्या हो जाता है? सबसे अच्छी मिट्टी में मानी जाती है, जिस वजह से इसे क्या कहा जाता है? काली कपास। इस वजह से हम लोग इसको एक और नाम से जानते हैं, काली कपास, है ना। इसमें जो है काला मिट्टी है, कपास का खेती हो रहा है, इस वजह से एक और नाम दे दिया गया है, काली कपास नाम। ठीक है, तो काली कपास के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। नाम देख रहे हो कितना ज़्यादा है इसका। अब देखो ज़्यादा नाम है तो यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनता है। इसका नाम ज़्यादा है तो कुछ ऑब्जेक्टिव में घुमा के आप लोग से पूछेगा, काली ही मिट्टी रहेगा लेकिन दूसरा कुछ पूछ लेगा इससे। ठीक है, तो इसका नाम पे कमांड बना लो। अब देखो काली कपास के मृदा के नाम से भी इसको जानते हैं। अब यहाँ पे जो है 6.4 करोड़ हेक्टेयर में ये जो भूमि है भारत के, जो है ये 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि में ये फैलाव किए हुए है। ये मृदा का कितने हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ है? काली मृदा, तो ऑप्शन हो जाता है। ये भी ऑब्जेक्टिव पूछता है, बताते चल रहे कौन कौन सा सवाल पूछेगा, है ना। चलो 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि में ये फैला हुआ रहता है। देखो एक चीज़ और बता देते हैं, हम जलोढ़ मृदा का हम देखें तो जलोढ़ मृदा में हम ये नहीं बताएं कि जलोढ़ मृदा कितने हेक्टेयर भूमि में वो फैला हुआ है, तो उसका भी आंसर यही होता है 6.4 करोड़। ठीक है, काली मृदा और जलोढ़ मृदा ये दोनों 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि में क्या है? फैला हुआ है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे दिमाग में रखना, पॉइंट के हिसाब से आप लोग को लिखना है। अगर ये सब सब्जेक्टिव में पूछे तो ये सब पॉइंट को क्या करना है? एक साथ लिख दो। ऑब्जेक्टिव के लिए क्या है? एक एक करके याद कर लो। ऑब्जेक्टिव के लिए काला मृदा, रेगुर मृदा, उसके बाद काली कपास के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन चीज़ प्रेजेंट होता है? एल्यूमिनियम का और लौह यौगिक प्रेजेंट होता है, इस वजह से काली मिट्टी कहते हैं, है ना। कितने भागों में ये फैला हुआ है? 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि। तो भी सबको पॉइंट हिसाब से याद करो, रटा नहीं जाता है सोचिए, उसके सबको पॉइंट के हिसाब से याद किया जाता है। समझ में आया? अब देखो ये मिट्टी जो है काली मिट्टी कहाँ पाया जाता है? एक तो आप लोग हम बताया है जलोढ़ मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी कहाँ से निकल के आता है? हिमालय के क्षेत्र से निकल के आया। तो यहीं पर जो क्षेत्र जितने पड़ गया है ना, पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड वगैरह पड़ा, तो यहाँ पर जलोढ़ मिल गया। और जलोढ़ के आगे थोड़ा सा और नीचे आ जाओ आप लोग, डायग्राम यहाँ पर दिखा देंगे अगर हो सके तो। ठीक है, वरना एडिट वगैरह बड़ा कम आता है हमको। तो देखो, तो महाराष्ट्र हो गया है। अब काली मृदा जो है कहाँ कहाँ मिलता है? महाराष्ट्र हो गया है, गुजरात हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। अब देख रहे हो पूरा दक्षिण साइड के एरिया में मिल जाता है। दक्षिण साइड के एरिया में चले जाओ, महाराष्ट्र से स्टार्ट करो। महाराष्ट्र इस तरीके से आप टर्निंग लेते चले जाओ, महाराष्ट्र से इस तरीके से घूमते चले जाओ। तो महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु हो जाता है ना। ये सब राज्यों में ये काली मृदा क्या है? फैला हुआ है। समझ में आ रहा बात? देखो इम्पॉर्टेंट है सब, इस में कुछ भी पूछ सकता है, सब इम्पॉर्टेंट है। देखो हम जो है स्टार्ट कर रहे थे क्लास, तो स्टार्ट करने से मतलब ये था कि चलो ऑब्जेक्टिव करवाते हैं, लेकिन जिस वक्त हम ऑब्जेक्टिव के लिए सोचे कि ऑब्जेक्टिव अगर डायरेक्ट हम करवाते हैं तो उसमें कुछ समझ में नहीं आने वाला है, इस वजह हम सब्जेक्टिव करवाना शुरू किए कि सब्जेक्टिव में हम इस तरीके से पढ़ा देंगे, जितना हम बोल रहे हैं ना उस पर ज़्यादा ध्यान दिया करो। ठीक है, वही सब पूछ लिया जाएगा जो इस पर हम बोल रहे हैं। ठीक है, इससे अब बोर्ड पे जो लिखा हो बहुत पर कई बार होता है क्वालिटी का हो सकता है दिक्कत हो, इशू वगैरह आता हो, तो जो बोल उसको जो है हेडफोन लगाओ, आराम से बिंदास सुनते जाओ। ठीक है, बस उस पर ध्यान रखो, उसके बाहर सवाल नहीं जाएगा। फिर कोई भी चीज़ उठाओ, क्वेश्चन बैंक उठा लो, बीबीडी उठाओ, कुछ भी उठा लो, वहाँ से जाके प्रैक्टिस वगैरह कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और आखिर में होगा अगर प्रैक्टिस वगैरह करवाना होगा तो आखिर में एग्ज़ाम के वक्त आप लोग का तैयारी इसको नहीं हो तो लैब वैब से चला करके प्रैक्टिस के लिए करवाएंगे। लेकिन ये सारा इंपॉर्टेंट है, अगर ये सब पे आप लोग का कमांड बना रहता है, इसके बाहर जितना भी सवाल पूछे कहीं कोई एक सवाल भी जाने वाला नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या बेसिक चीज़ है, एकदम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 10 ऑब्जेक्टिव याद करने से बेहतर है कि ये 10 पॉइंट याद कर लो, फिर कॉन्फिडेंस अपने आप खुद ब खुद आ जाता है। ठीक है, मैं समझ में आ रहा। तो देखो अब काली मिट्टी जो है कहाँ कहाँ मिलता है, मतलब कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, तो महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ऐसे में रट लो। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु कितने भागों में बटा हुआ है? 6। कितने भागों तक कितना भूमि फैला हुआ है? 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि में। इसको किस किस नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी, रेगुर मृदा, फिर क्या है काली कपास से नामों से जाना जाता है। ये सब पॉइंट बनाओ, इसमें क्या मौजूद होता है? एल्यूमिनियम और लौह यौगिक इसमें प्रेजेंट होता है। ये सब पॉइंट 4-5 पॉइंट याद कर लो, सब्जेक्टिव में पूछे यही सब बात को एक साथ लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, तो ये सब राज्यों में मृदा हम लोग को देखने को मिल जाता है। कहने के बाद दक्षिण साइड में, यानी दक्षिण भारत की साइड में क्या है ये देखने को मिल जाता है। ठीक है, इस सब एरिया में इधर मिलता है। उसके बाद देखो
नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। ये सब शॉर्ट में हम लिखा रहे सब, ठीक है, बहुत लंबा चलता है, एक बोर्ड में नहीं आने वाला, इसका काली मृदा के बारे में एक बोर्ड में नहीं आता, लेकिन शॉर्ट करके लिखा रहे हैं। अब इसको आप लोग खुद लिख लोगे कि ये जो मृदा है, इस मृदा में जो है, इस मृदा में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। अब नमी धारण करने की क्षमता क्या है, जैसे आप लोग देखे होंगे, इसको जो है फेस वगैरह पे इस मिट्टी को लगाया जाता है, फेस वगैरह हो गया है, इसको चिकनी मिट्टी भी कहते हैं, है ना। जो आप लोग का आहरा वगैरह जो होता है ना, आहरा साइड हो गया, तो वो जो मिट्टी होता है इसमें देखना पानी पड़ने के बाद वो अपना एक परत बैठा लेता है। वो मिट्टी, अगर उस मिट्टी पे परत बैठने के बाद क्या है, पानी नीचे जाएगा ही नहीं ज़मीन के अंदर। ऐसे मिट्टी में क्या होता है, पानी ज़मीन के अंदर जाना शुरू कर जाता है, सोख लेता है मिट्टी। लेकिन ये काली मृदा ऐसा है कि अपना एक परत, अपना एक लेयर बना देगा कि मिट्टी पानी को अंदर जाने ही नहीं देता है, ठीक है, चिकना सतह बना लेता है। इसलिए होता है, इसको कहा नमी धारण करने की क्षमता इसके अंदर अधिक होता है ना। और लेकिन जैसे ही पानी इसका ख़त्म होगा सब फट जाएगा, है ना, पूरे तरीके से मिट्टी क्या हो जाएगा, फट जाएगा। पानी जैसे ही डालो एक दूसरे से चिपक जाएगा, है ना। इस वजह से इसका एक खूबी में आ जाता है। तो ये बात लिखा दे, इसमें इस मृदा की नमी धारण करने की क्षमता क्या है, अधिक होती है। और इसमें बात, अब जो मिट्टी है इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ उपजा सकते हैं, यही तो मेन है। गन्ना, प्याज भी आ जाता है इसमें, गेहूँ भी आ जाता है, एवं फल भी आ जाता है, ठीक है। तो गन्ना, प्याज, गेहूँ हो गया, फल भी उगा सकते हैं हम लोग, ठीक है। इस तरीके से ये सारा चीज़ हम लोग उगा सकते हैं इस काली मृदा में, ठीक है। चलो, तो इतना उम्मीद करते हैं इतना बात आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। देखो, तरीका से पढ़ो पॉइंट के हिसाब से, ठीक है ना। जिस तरीके से हम बता रहे हैं इसे पॉइंट के हिसाब से रटा नहीं जाता, पॉइंट के हिसाब से याद कर लो, ठीक है। इसका नाम पहले याद करो, ये सब नाम से इसको जाना जाता है। इसमें क्या क्या मिलता है, सब पॉइंट के हिसाब से याद करो। कितने एरिया में फैला हुआ इसको याद करो पॉइंट के हिसाब से। राज्य का नाम याद रखो, ये सब राज्य में मिलता है। ज़्यादातर करके महाराष्ट्र राज्य में यही मृदा पाया जाता है, महाराष्ट्र के क्षेत्र में। इसमें क्या क्या हम लोग उगा सकते हैं, गन्ना, प्याज, ये सब उगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं, तीसरा टाइप, यानी तीसरा प्रकार, लाल एवं पीली मृदा, ठीक है। चलो देखो, ये जो है लाल एवं पीली मृदा, ये हो गया है तीसरा प्रकार, सेकंड, ठीक है ना। अब देखो, पीली मृदा भी कहते हैं इसको, लाल मृदा भी इसको नाम से जाना जाता है। देखो किस प्रकार होता है। तो इस प्रकार का मिट्टी का जो है विकास प्रायद्वीपों, पठार में ज़्यादातर मिलता है। प्रायद्वीप वगैरह, पठार वगैरह साइड तरफ ज़्यादातर, इधर पठार का एरिया होता है, पठार साइड ज़्यादातर ये मिट्टी हम लोग को देखने को मिलता है। तो पठार क्षेत्र हो जाता है ज़्यादातर दक्षिणी एरिया तरफ, ठीक है, पूर्वी दक्षिणी हिस्से में जो है हो गया। उसके बाद है खेदार अग्रय चट्टानों द्वारा क्या होता है, ये पाया जाता है। कहाँ से उत्पन्न होता है, निर्माण होता है, तो खेदार अग्रय चट्टानों द्वारा ये जो है लाल एवं पीली मृदा का निर्माण होता है। अगर सवाल पूछ लिया जाए किसके द्वारा होता है, तो खेदार अग्रय चट्टान जो होता है, पठार वगैरह हो गया है, उसके द्वारा लाल एवं पीली मिट्टी का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। और ज़्यादातर ये जो मृदा हम लोग को देखने को मिलता है, तो वैसे वैसे साइड में ज़्यादातर देखने मिलेगा जहाँ पे बारिश जो होता है बहुत कम होता है, कम बारिश, यानी कि 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ज़्यादातर ये होता है। तो 100 सेंटीमीटर से कम हिस्से में जो बारिश पड़ रहा है, मतलब कहाँ, वो ना के बराबर बारिश है ना, 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में हुआ है ना, यानी कि जहाँ पे कम वर्षा वगैरह होता है, बारिश वगैरह होती है, वहाँ पे ये सारा देखने को हम लोग को मिल जाता है, ठीक है ना। उसके बाद जो है लाल रंग इसलिए इसमें होता है, जिसमें इसमें किस चीज़ का, इसमें देखो लोहांश पाया जाता है। लोहांश होने के वजह से इस मिट्टी का जो रंग पड़ जाता है वो लाल हो जाता है। लाल भी बहुत सारा देखने को मिलता है, बहुत मिट्टी हम लोग को पीली भी देखने को मिलता है। आप लोग देखे होंगे लाल और पीली दोनों मिट्टी देखने को आप लोग मिला होगा, ठीक है। तो इसमें लोहांश की मात्रा होने की वजह से ये मृदा कैसे हो जाता है, लाल रंग इसमें पाया जाता है। अगर इसका बात कर ले हम लोग, ये कितना एरिया में फैला हुआ है, कितने भारत के कितने एरिया में, तो यानी 7.2, ये 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर क्या है, ये वाला जो मृदा है ये फैला हुआ है, ठीक है। चलो यहाँ समझा दो थोड़ा, ठीक है। यानी 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर क्या है, ये मृदा फैला हुआ है। उसके बाद जो है ये ज़्यादातर किस राज्यों में हम लोग को देखने को मिलता है, तो तमिलनाडु में मिल जाएगा, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, छोटा नागपुर हो जाता है। उसके बाद पठार एवं पठार क्षेत्रों में ज़्यादातर देखें। उसके बाद मेघालय पठार क्षेत्रों में हम लोग को देखने को मिल जाता है। सब इसका विस्तृत रूप से जो है मिलता है हम लोग को, ठीक है। तो आप लोग दिमाग में क्या रखना है, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उसके बाद छोटा नागपुर, उसके छोटा नागपुर पठार इसी में आ जाएगा।
एवं मेघालय पठार जो क्षेत्र हो गया है वहाँ पे हम लोग को देखने को ये मृदा लाल एवं पीली मिट्टी जो है ज़्यादातर हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद जैव पदार्थों की कमी के कारण क्या होता है, या जो है कम उपजाऊ है। अब देखो इसमें जैव पदार्थ जो होता है ना, जैसे मृदा में जो होता है बहुत सारा बैक्टीरिया वगैरह होता है, आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, अगर विज्ञान वगैरह पढ़े होंगे तो इसमें आप लोग को पढ़ाया गया होगा कि जो मृदा होता है मिट्टी, उसमें ह्यूमस वगैरह बहुत सारा बैक्टीरिया वगैरह होता है, जिससे हम जो वनस्पति हो गया है या फिर पेड़ पौधा हो गया जिसको क्या मिलता है, खाना एक तरह का मिलता है ना, तो ह्यूमस वगैरह जो हो गया है, तो उसमें मृदा में मिट्टी में क्या होता है बहुत सारा जैव पदार्थ हो गया, बैक्टीरिया वगैरह भी देखने को मिलता है। ठीक है, जो पेड़ पौधों के लिए सही रहता है। ठीक है, खैर उतना बात नहीं करें उस पर। तो जैव पदार्थों की कमी होने के कारण जो होता है ये मृदा जो है ये कम उपजाऊ है। कम उपजाऊ, अब देखो कम है तो किसके तुलना में कम है, तो जलोढ़ और काली मिट्टी जो पड़े हैं उस दोनों के कंपेयर में, जलोढ़ और काली मृदा के कंपेयर में जो ये मिट्टी है लाल एवं पीली कम उपजाऊ हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि उसमें जैव पदार्थ का क्या होता है, कमी हो जाता है। उसके बाद जो है चावल, अब है कि इसमें हम लोग क्या क्या उगा सकते हैं। देखो इसमें चावल हो गया है, ज्वार बाजरा हो गया है, मक्का हो गया, मूंगफली हो गया, तंबाकू भी हो गया, फल वगैरह भी इसी में आ जाता है। ठीक है, तो इस यानी कि लाल एवं पीली मिट्टी में हम लोग चावल, ज्वार बाजरा, मक्का, देखो यहाँ पे चावल जैसे वर्ड जो आता है बहुत जगह पे आता है, तो चावल को जो है एक टाइप नहीं होता, चावल का कई प्रकार होता है। ठीक है, अधिकतर चावल का आप लोग का प्रकार ज़्यादातर देखने मिलता होगा वेस्ट बंगाल जैसे साइड में, है ना, आप लोग पढ़े होंगे। सबसे ज़्यादा चावल की किस्म जो है उसी राज्य में ज़्यादातर देखने को हम लोग को मिलता है। तो ठीक है, तो चावल हो गया, ज्वार बाजरा हो गया, मक्का, मूंगफली, तंबाकू, ये सब सारा चीज़ इस लाल एवं पीली मिट्टी में उगाई जाती है। ठीक है ना, बात समझ में आया। ठीक है, तो चलो यही सारा ये था। इसमें तरीका हम बता देते हैं, तरीका यही रहता है कि किसी भी चीज़ को रटा नहीं जाता, उसको क्या है पॉइंट करके बनाया करो। ये मेरा खुद का एक तरीका है कि जब भी हम अगर सोशल साइंस वगैरह को पढ़ा रहे होते हैं, सोशल साइंस का तरीका यही है कि हम किसी भी चीज़ को पॉइंट वाइज हम पढ़ाते हैं। ठीक है, पॉइंट वाइज पढ़ाने से होता यह है कि बच्चों लोग को आसान होता है उस चीज़ को याद करना। उसी चीज़ को एक बार में एक पूरा पन्ना में हम लिख करके दे दें तो उसके लिए टफ होता है याद करना। ठीक है, याद करने का तरीका बस ये है कि लाल एवं पीली मिट्टी के बारे में आप लोग पॉइंट वाइज बनाओ। ठीक है, इसमें क्या क्या पॉइंट अगर निकल रहा है, जैसे पूर्वी दक्षिणी साइड में हिस्से में ये पड़ता है तो ये पॉइंट निकालो, फर्स्ट पॉइंट इसको निकालो। केदार अग्रज चट्टानों से ये निर्मित होता है। ठीक है, ये कहाँ ज़्यादातर होता है, जहाँ तक 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा जहाँ पे होता है वहाँ पे ये मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, और लाल रंग इसमें क्यों होता है कि उसमें लोहांश का मात्रा क्या होता है कि मात्रा होती है। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट निकालो। चौथा पॉइंट में 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पे ये क्या है 7.2 करोड़, बस इतना लिखो, चौथा पॉइंट में लिखा लो। ठीक है, तो 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पे क्या है ये फैला हुआ है। उसके बाद एक राज्य निकालो, कौन कौन से राज्य में मिलता है, तो तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ठीक है, मेघालय लिखो, उतना छोड़ सकते तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये सारा साइड में आप लोगों को देखने को मिल जाता है। पाँचवा पॉइंट, छठा पॉइंट में ये लिख लो, जैव पदार्थों की कमी के कारण क्या होता है, कम उपजाऊ है, किसकी तुलना में, जलोढ़ और काली मिट्टी की तुलना में हो जाता है। ठीक है, इस पर कौन कौन सा हम लोग फसल उगा सकते हैं, तो चावल हो गया, ज्वार बाजरा, मक्का, ये सब पॉइंट में आप लोग निकालो। अब पॉइंट के हिसाब से आप लोग देखो। ठीक है, पॉइंट के बाद एक लिस्ट बनाओ, काली मिट्टी के लिस्ट बनाओ पॉइंट वाइज, ऐसे 1 2 3 पॉइंट बनाए। अब उसी पॉइंट को आप लोग याद कर लो। आप लोग उस पॉइंट को याद करने के बाद उस पॉइंट को क्या अपने दिमाग से ही खुद से बैठा के सारी चीज़ को लिख दो। फिर आप लोग खुद देखना कितने बेहतर तरीके से सारा चीज़ याद होता है। आपको पता भी नहीं चले कि हम याद भी, मतलब काम भी नहीं लगे कि काम कुछ किया है याद करने का, लेकिन याद भी होते चला जाएगा। और इस तरीके से एक भी सवाल आप लोग का सोशल साइंस में नहीं छूटेगा। ये सब तरीका होता है पढ़ने का। ठीक है ना, ये नहीं कि लेकर के बैठ कर रटना शुरू कर गए, रटा हुआ चीज़ कुछ दिनों तक रहता है फिर दिमाग से निकल जाएगा। ये सब तरीका दिमाग में पूरा फिक्स हो जाता है। ठीक है, तो खैर जो वीडियो वगैरह बहुत ज़्यादा लंबा बनते चला जाता है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि कम टाइम में जो है सबको टानते चले जाए। ठीक है, क्योंकि वीडियो को रिकॉर्ड करके अपलोड करना ये बहुत बड़ा एक चैलेंज का काम हो जाता है, बहुत कुछ इसमें लगाना पड़ जाता है। ठीक है, तो खैर तो इस वीडियो में आज हम लोग जो है यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, तो जो भी बन रहा है जिस तरीके से हो रहा है, अगर एक ही बात आप लोगों को लास्ट में कहेंगे, ये इस वीडियो को जो है स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी से जुड़े। ठीक है, आप लोगों के ग्रुप वगैरह में जो भी हो, ये जो भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड का क्लास 10 का देख रहा है अपने ग्रुप में शेयर करो। अब बिहार बोर्ड के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ो। अगर ज़्यादा से ज़्यादा बिहार बोर्ड का बच्चा इस चैनल से जुड़ता है तो हमको काम करने में भी अच्छा लगेगा। ठीक है, आज हम यहाँ पे आए हैं तो आप लोगों के लिए आए हैं। ठीक है, तो चलो इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ये सब बोलना पड़ेगा, है ना। अब सब्सक्राइब भी करना है तो बिल्कुल करो। ठीक है, ये सब हम लोग के लिए थोड़ा सा
ये होता है, ठीक है। तो ये सब बोलना ना पड़े, सब करते चले जाओ, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। चलो।